तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस ने 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं, जिसके लिए यूट्यूब की तरफ से हमें सिल्वर प्ले बटन भी मिला है, जो सब आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का प्यार है, जिसकी वजह से आज ये पॉसिबल हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं आज लेकर के आया हूं। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा कि आज मैं न्यूरॉन सीरीज नाम से एक YouTube पर बिल्कुल फ्री सीरीज जो कि नीट और नर्सिंग एस्पिरेंट के लिए रहेगी, जिसमें मैं वीकली क्लासेस लूंगा और वीकली क्लासेस में आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से नर्सिंग एग्जाम्स को, किस तरीके से नीट एग्जाम को क्वालिफाई करें। नीट से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड आपको पूरा कंटेंट इस सीरीज में मिलेगा। नाम भले ही इसका न्यूरॉन सीरीज है, लेकिन इसमें सिर्फ नर्वस सिस्टम की बातें नहीं होंगी। हाँ, शुरुआत नर्वस सिस्टम से होगी, लेकिन सिर्फ नर्वस सिस्टम में के अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा वीकली क्लासेस रहेंगी इसमें। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा मिनी अटेम्प्ट क्लासेस को फैलाइए, जिससे उनको भी इन क्लासेस का बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, यदि आपको अपने सपने को पूरा करना है, अपने सपने को साकार करना है, तो उसके लिए सोचने से काम नहीं होगा, सोचने के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। कई प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, बार बार कमेंट किया कि सर नर्वस सिस्टम पढ़ाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम न्यूरॉन सीरीज की पहली क्लास नर्वस सिस्टम के साथ। तो नर्वस सिस्टम क्या है, सबसे पहले ये देखिए, इट इज द चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ बॉडी। नर्वस सिस्टम को आसान भाषा में समझें तो नर्वस सिस्टम अपने शरीर का ऐसा सिस्टम है जो सभी अदर सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। अपने शरीर में 2 ही सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। वैसे अपनी बॉडी में अगर हम देखें तो 12 सिस्टम होते हैं। कितने सिस्टम होते हैं अपने पूरी बॉडी में? 12 सिस्टम होते हैं। यह भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। 12 सिस्टम होते हैं बॉडी में, जिसमें से 2 सिस्टम ऐसे हैं, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम, जो अपनी बॉडी को कंट्रोल भी करते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं। ठीक है, उसके अलावा नर्वस सिस्टम का काम जजमेंट का है, इंटेलिजेंस का है और मेमोरी का है, यानी चीजों को याद करना, जज करना और इंटेलिजेंस, इन सब का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। और नर्वस सिस्टम को डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नर्वस सिस्टम को बेसिकली 3 पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? देयर आर 3 पार्ट्स। नंबर 1 CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नंबर 2 PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और नंबर 3 पे आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में ANS बोलते हैं। भले ही आपको हो सकता है कि इनकी फुल फॉर्म पता हो, लेकिन फिर भी राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इनसे भी सवाल पूछेंगे कि फुल फॉर्म ऑफ CNS या CNS इज स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या देना होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऐसे ही PNS, ऐसे ही ANS। ठीक है, फिर फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सामने आप देख सकते हैं, पार्ट नहीं कहूंगा, ऑर्गन कहूंगा, क्योंकि दोनों ही ऑर्गन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। याद रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। 2 मेन ऑर्गन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। ऐसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है आपके क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? नर्व्स आती हैं। 2 तरह की नर्व होती हैं, क्रेनियल नर्व और एक स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व 12 पेयर में होती हैं, स्पाइनल नर्व 31 पेयर में होती हैं, जिनके बारे में आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के बारे में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और फर्दर आगे ब्रेन का भी इसमें क्लासिफिकेशन दे रखा है। ब्रेन को 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में उसको चेंज किया गया है, यानी क्लासिफाई किया गया है।
फोर ब्रेन फिर फर्दर सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स में क्लासिफाइड होता है। फिर हिंड ब्रेन सेरिबेलम पोन्स मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है। उसके अलावा सेरिब्रम के भी अलग अलग पोर्शन है, फ्रंटल लोब हैं, टेम्पोरल लोब है, पैराइटल लोब है, ओसिपिटल लोब है, ये डिफरेंट डिफरेंट लोब्स है। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जो कि मेन है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोस्टली किससे बना हुआ है? एक तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन है। तो इसलिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन क्या है? ये एक सीएनएस का पार्ट है जो कि 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर के बना हुआ है। कितने न्यूरॉन से मिलकर के बना हुआ है? 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर के बना हुआ है। और इसमें 1000 मिलियन न्यूरोग्लिया भी होते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि न्यूरॉन क्या होता है और न्यूरोग्लिया क्या होता है। चलिए जानते हैं, समझते हैं। सामने आपके लिखा हुआ है कि न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अपने नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई यदि कोई है तो वो कौन है? न्यूरॉन है, जिसका डायग्राम आप नीचे देख सकते हैं। नर्वस सिस्टम बना ही न्यूरॉन से मिलकर के है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन न्यूरॉन से ही होता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो वर्ड था न्यूरोग्लिया, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की तरह, सपोर्टिंग सेल की तरह काम करती है नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो न्यूरॉन तो स्मॉलेस्ट यूनिट है और न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल है नर्वस सिस्टम की। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि ब्रेन की लोकेशन क्या है। ब्रेन लोकेटेड होता है स्टूडेंट्स क्रेनियल कैविटी में। कहां लोकेटेड होता है? क्रेनियल कैविटी में लोकेटेड होता है। बेसिकली हम देखें तो अपनी बॉडी में 4 मेजर कैविटी होती हैं। पहली क्रेनियल कैविटी, दूसरी थोरेसिक कैविटी, तीसरी एब्डोमिनल कैविटी और चौथी होती है पेल्विक कैविटी। वैसे मैं फर्दर कैविटीज के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। बात करते हैं क्रेनियल कैविटी की। तो क्रेनियल कैविटी कहां होती है? स्कल के अंदर होती है। कहां होती है? स्कल के अंदर होती है, अपने स्कल हेड के अंदर, स्कल के अंदर। ठीक है, जिसमें ब्रेन लोकेटेड होता है। ठीक, उसके बाद में वेट पे इसके पे सवाल आता है, तो इसका वेट होता है अप्रॉक्स 1.3 kg। कितना वेट होता है इसका? अप्रॉक्स 1.3 kg या 1300 to 1500 ग्राम्स। ठीक है, 1300 से 1500 ग्राम तक इसका वजन हो सकता है। और इट इज प्रोटेक्टेड बाई 3 कवरिंग्स कॉल्ड मेनिंजेस। ब्रेन को 3 लेयर्स एक साथ मिलकर कवर करती हैं, जिनको हम कंप्लीटली कंबाइंड करके मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। और मेनिंजेस पर कई सारे सवाल आते हैं। कई बार पूछा गया है कि मेनिंजेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेनिंजेस? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेनिंजेस। नंबर 1 ड्यूरा मैटर, नंबर 2 अर्किनॉइड मैटर और नंबर 3 पाया मैटर। तो हम पढ़ेंगे ड्यूरा मैटर क्या है। ड्यूरा मैटर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, मतलब पूरे सीएनएस को कवर करने वाली लेयर से मेनिंजेस, जिसमें से बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ आउटर साइड में जो लेयर कवर करती है उसका नाम है ड्यूरा मैटर। जो लेयर मिडिल साइड में कवर करती है उसका नाम है अर्किनॉइड मैटर। और जो सबसे इनर लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है, उसका नाम होता है पाया मैटर। क्लियर हो गया? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पे नोट करनी है, एक सबड्यूरल स्पेस के बारे में बताऊंगा, एक सब अर्किनॉइड स्पेस के बारे में बताऊंगा। तो पहले बात करेंगे सबड्यूरल स्पेस क्या होता है। तो ड्यूरा मैटर और अर्किनॉइड मैटर के बीच में एक स्पेस है। ड्यूरा मैटर और अर्किनॉइड मैटर के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम सबड्यूरल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सबड्यूरल स्पेस। वहीं अर्किनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में भी एक स्पेस होता है। अर्किनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में भी स्पेस होता है जिसे हम सब अर्किनॉइड स्पेस कहते हैं। और सब अर्किनॉइड स्पेस पे आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि सब अर्किनॉइड स्पेस से सवाल आता ही आता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इंपोर्टेंट फ्लूइड जिसका नाम है सीएसएफ वो फिल्ड होता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएसएफ कहां फिल्ड होता है, सीएसएफ कहां उपस्थित होता है? आंसर आएगा सब अर्किनॉइड स्पेस। कहां होता है? सब अर्किनॉइड स्पेस में। फिर सीएनएस के बारे में थोड़ा सा आपको यहां जानकारी देना चाहूंगा कि सीएनएस का फॉर्मेशन कहां होता है। तो सीएनएस का फॉर्मेशन होता है ब्रेन के अंदर कोरॉइड प्लेक्सस में। कहां होता है? कोरॉइड प्लेक्सस, जो कि कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। यहीं पे एक इंफॉर्मेशन आप ऐड कर लीजिए कि कैपिलरीज 3 तरह की अपनी बॉडी में पाई जाती हैं। टोटल 3 टाइप्स की कैपिलरीज होती हैं। एक कंटिन्यूअस कैपिलरी, एक साइनोसॉइडल कैपिलरीज और एक होती हैं आपकी तीसरी फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। कौन कौन सी? कंटिन्यूअस, फेनेस्ट्रेटेड और साइनोसॉइडल। कंटिन्यूअस कैपिलरी फाइनेस्ट कैपिलरीज होती हैं जो कि कोरॉइड प्लेक्सस के अंदर पाई जाती हैं।
फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में होती हैं और साइनोसॉइडल कैपिलरीज लिवर में होती हैं। क्लियर हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लीजिए, कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। उसके बाद इसके प्रेशर की बात करें तो CSF का प्रेशर 7 to 15 mm ऑफ Hg होता है। यदि H2O में पूछा है तो 60 to 100 mm ऑफ H2O। क्लियर हो गया? यदि इसका वॉल्यूम पूछा जाएगा तो 150 to 200 ml पर आवर ये इसका फॉर्मेशन होता है, बनता है, और 150 ml लगभग 125 से यानी 125 से 150 ml तक लगभग स्टोर रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? बाकी का जो बचा हुआ CSF है वो अर्किनोइड विलाई के द्वारा, किसके द्वारा? अर्किनोइड विलाई के द्वारा दोबारा से ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं ब्रेन के डिवीजन की। देखिए, ब्रेन और नर्वस सिस्टम ये टॉपिक कोई छोटे मोटे टॉपिक नहीं है। ये ऐसे टॉपिक नहीं है कि जिनको आप एक ही वीडियो लेक्चर में या छोटी सी क्लास में इसको कंप्लीट करें। नर्वस सिस्टम एक वास्ट टॉपिक है जिसके लिए हमें कई सारे लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे। तो आज हम नर्वस सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। वैसे तो नर्वस सिस्टम में मैंने CSF और न्यूरॉन दोनों चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज हमने जो सीरीज लॉन्च की है न्यूरॉन सीरीज, उस सीरीज़ का आज पहला लेक्चर है। इसमें हम कई सारे लेक्चर्स लेंगे, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, कई सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को हम स्टडी करेंगे। तो इसीलिए इसको साथ के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, सबके साथ में शेयर करिए, जिससे उनको भी उस चीज़ का बेनिफिट हो, इन क्लासेस का बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि ब्रेन को कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो ब्रेन को 4 प्रिंसिपल एरियाज में डिवाइड किया है, जिसमें नंबर 1 आता है सेरिब्रम, दूसरे पे आता है सेरिबेलम, थर्ड है ब्रेन स्टेम और फोर्थ है डाईएन्सेफेलोन। कौन कौन से पोर्शन है, कौन कौन से डिवीजन है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम और डाईएन्सेफेलोन। क्लियर हो गया? तो आज हम सिर्फ इस क्लास में सेरिब्रम को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? सेरिब्रम को कंप्लीट करेंगे। बाकी के सभी पोर्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेरिब्रम की। व्हाट इज सेरिब्रम? सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन। फटाफट से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट यदि कोई है तो वो है सेरिब्रम। इसका डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आता है तो इसका डेवलपमेंट होता है टेलीएन्सेफेलोन के थ्रू, इसका डेवलपमेंट होता है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसलिए इसको हम टेलीएन्सेफेलोन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब सेरिब्रम 2 हेमिस्फीयर्स में होता है। भाई सेरिब्रम के कितने हेमिस्फीयर होते हैं? 2 हेमिस्फीयर होते हैं। देयर आर 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ सेरिब्रम। तो कौन कौन से हैं? एक राइट और एक लेफ्ट। कौन कौन से? एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यहीं पर नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि दोनों हेमिस्फीयर्स को जोड़ने वाला एक व्हाइट मैटर का मास होता है जिसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। क्या है इसका नाम? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम दोनों राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, व्हाइट मैटर का ये बना हुआ है। चलिए उसके बाद इसके हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो सेरिब्रम के अंदर 3 सरफेस, 3 बॉर्डर और 3 पोल्स होते हैं। सरफेस कौन कौन सी है? याद करिए, सुपीरियर लेटरल सरफेस जो कि कॉन्वेक्स होती है। कैसी होती है? कॉन्वेक्स होती है। एक होती है मीडियल सरफेस जो कि मीडियली प्रेजेंट होती है, फ्लैट होती है, वर्टिकल होती है। फिर आती है इन्फीरियर सरफेस जो कि इन्फीरियरली पाई जाती है और ये एक इर्रेगुलर सरफेस है। कैसी सरफेस है? इर्रेगुलर। दोबारा से याद करिए, सुपीरियर लेटरल सरफेस कॉन्वेक्स होती है, मीडियल सरफेस फ्लैट या वर्टिकल होती है और इंफीरियर सरफेस इर्रेगुलर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बॉर्डर्स की। तो इसके 3 बॉर्डर हैं, सुपीरियर मीडियल बॉर्डर, इंफीरियर लेटरल बॉर्डर और इंफीरियर मीडियल बॉर्डर। ठीक है, देखिए बेसिक से पॉइंट है, सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। इनके बारे में मैं आपको टर्मिनोलॉजी में पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो आप उस वीडियो को देखिए, उससे समझ लीजिए क्या है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। अन्यथा आप बहुत होशियार हैं, आपको ज़्यादा पता है कि सुपीरियर, मीडियल, एंटीरियर, इंफीरियर इनका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम पोल्स की। तो इसमें 3 पोल्स हैं। एक है फ्रंटल लोब, एक है ऑसिपिटल पोल और एक है टेम्पोरल पोल। सॉरी, गलती से मैंने लोब बोल दिया है। पोल है फ्रंटल पोल, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल पोल। फ्रंटल पोल एंटीरियर एंड में होता है, मतलब सामने की तरफ सिचुएटेड होता है। ऑसिपिटल पोल
पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड होता है, और टेम्पोरल पोल ये होता है आपका टेम्पोरल लोब के सामने की तरफ। किधर होता है? टेम्पोरल लोब के सामने की तरफ। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद में बात करते हैं लोब्स ऑफ सेरिब्रम, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। सेरिब्रम के 4 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? देयर आर 4 लोब्स, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। देखो इनको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अपनी जो क्रेनियल कैविटी है, क्रेनियल कैविटी जो कि स्कल के अंदर उपस्थित है, स्कल में 2 तरह से डिवीजन होता है। एक तो फेशियल स्केलेटन या फेशियल स्कल, और एक होता है क्रेनियल स्कल। तो क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स होती हैं। एक होती है पहली फ्रंटल, कौन सी? फ्रंटल। पीछे होती है ऑसिपिटल, ये होती हैं पैराइटल्स, ये होती है जहां पे कान है टेम्पोरल, और 2 होती है स्फीनोइड और इथमोइड जो कि अंदर की तरफ है। ठीक है, यानी बेस ऑफ ब्रेन पे है। ब्रेन का जो बेस रखा हुआ है वो इन्हीं के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, फेसेस की अलग अलग 14 बोन होती हैं, 14 बोन होती हैं, 14। तो उन्हीं के नाम पर, क्रेनियम बोन के नाम पर ही इनके लोब रखे गए। फ्रंटल बोन की तरफ जो लोब होता है, यानी सामने की तरफ जो लोब होता है, उसका नाम है फ्रंटल लोब। जो लोब पीछे की तरफ होता है सेरिब्रम का, उसे हम बोलते हैं पैराइटल ऑसिपिटल लोब। और जो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ पैराइटल बोन की तरफ, उसका नाम है पैराइटल लोब। और जो टेम्पोरल यानी हमारे ईयर्स की तरफ है, टेम्पोरल एरिया की तरफ है, टेम्पोरल बोन की तरफ है, उसे हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। क्लियर हो गया? चलिए सामने आप डायग्राम में देख सकते हैं, फ्रंटल लोब आपका सामने की तरफ है, ऑसिपिटल लोब पीछे की तरफ है, पैराइटल सुपीरियर साइड में है और टेम्पोरल लेटरल साइड में है। सामने आप डायग्राम में देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात आती है फंक्शनल एरिया ऑफ सेरिब्रम की। देखिए सेरिब्रम में अलग अलग एरियाज होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ, मेरे हाथों के मूवमेंट हो रहे हैं, ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? ब्रेन के कंट्रोल की वजह से। किसकी वजह से हो रहे हैं? ब्रेन के कंट्रोल की वजह से। तो ब्रेन में डिफरेंट एरिया हैं, डिफरेंट फंक्शनल एरिया हैं जिनसे अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है फ्रंटल लोब। यदि हम फ्रंटल लोब की बात करें तो इसमें 2 एरिया में इसको डिवाइड किया गया है। एक प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स जो कि पोस्टीरियर साइड में होता है, एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि एंटीरियर साइड में होता है। किधर होता है? एंटीरियर साइड में। फिर फर्दर प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स के 3 फंक्शनल एरिया होते हैं। जो प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स है उसमें याद रखना, प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स में 3 फंक्शनल एरिया होते हैं। कितने होते हैं? 3 फंक्शनल एरिया होते हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी मोटर एरिया। पहला एरिया कौन सा है? प्राइमरी मोटर एरिया। ये क्या करता है? ये सभी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है बाई अपोजिट साइड ऑफ बॉडी। आपने सुना भी होगा, यदि किसी का राइट साइड, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में यदि पैरालिसिस हो जाए तो बॉडी का लेफ्ट हिस्सा काम करना बंद कर जाता है। यदि किसी का लेफ्ट एरिया डैमेज हो जाए तो बॉडी का राइट हिस्सा काम करना बंद कर जाता है। तो वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि प्राइमरी मोटर एरिया बॉडी के अपोजिट साइड के वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक, अपनी इच्छा से करने वाले मूवमेंट्स। ठीक है, चलिए सेकंड एरिया आता है आपका प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया क्या होता है? ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि ऑर्डरली मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है कॉम्बिंग ऑफ हेयर्स, यानी बाल को संवारते समय या बालों को काटते समय जो आप मूवमेंट करते हैं, यानी एक हाथ से पहले संभालेंगे, दूसरे हाथ से कंघी से काटेंगे, फिर साथ ही साथ शीशे में भी अपने आप को देखेंगे, है ना। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं, यानी जिसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, जिसमें मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसके लिए प्री मोटर एरिया रेस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, डांसिंग में भी ऐसा हो सकता है, डांसिंग में भी प्री मोटर एरिया काम में आता है। ठीक है, उसके अलावा मोटर स्पीच एरिया, अगला कौन सा है? मोटर स्पीच एरिया। मोटर स्पीच एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से मैं बोल पा रहा हूं। मोटर स्पीच एरिया कंट्रोल करता है टंग के मूवमेंट को, लैरिंग्स के मूवमेंट को, या अदर स्ट्रक्चर जो कि हमें बोलने में हेल्प करती है। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद में अब बात करते हैं सेकंड एरिया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। भाई मैंने आपको बताया था फ्रंटल लोब के 2 पार्ट थे, उसमें से सेकंड पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये कहाँ होता है? ये एंटीरियर साइड में पाया जाता है, फ्रंटल लोब के एंटीरियर साइड में होता है। ठीक है, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये प्लान्ड एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? लिख लीजिए, प्लान्ड एक्शंस के लिए, जैसे इमोशंस, लर्निंग, सोशल बिहेवियर। ठीक है, सामाजिक बिहेवियर कैसा है आपका, इमोशंस के लिए, ये सब क्या है? प्लान्ड मूवमेंट है। भाई यदि आपको दुख है
तो दुख के लिए आप जो इमोशन देंगे वो प्लान्ड है, सीधी बात है। दुख होगा तो आप हंसेंगे नहीं, आपको बचपन से सिखाया गया है, आपको बचपन से ट्रेंड किया है कि बेटा दुख है तो रो, खुशी है तो हंस। ऐसा तो नहीं होता कि दुख के टाइम पे आप हंसें और खुशी के टाइम पे आप रोएं, ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि आपका ये सब कुछ पहले से ही प्लान्ड है। इसीलिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रेस्पॉन्सिबल होता है प्लान्ड मूवमेंट के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? प्लान्ड मूवमेंट के लिए। अगर किसी का ये एरिया डैमेज हो जाए तो क्या होगा? प्लान मूवमेंट नहीं कर पाएगा, सब इमोशंस, सोशल बिहेवियर सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं सेकंड लोब, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब के अंदर जो फंक्शनल एरिया है वो उनके बारे में पढ़ेंगे। पैराइटल लोब को हम सेंसरी एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? सेंसरी एरिया बोलते हैं, क्योंकि ये सेंसरी परसेप्शन करता है। क्या करता है? सेंसेस को परसेप्ट करता है, यानी सेंसेस को रिसीव करता है। इसलिए इसको सोमैटो सेंसरी एरिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सोमैटो सेंसरी एरिया के नाम से जानते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो भाई, पैराइटल लोब है, पैराइटल बोन है जो ऊपर की तरफ निकले हुए एंटीना है। भाई एंटीना का काम क्या होता है? एंटीना का काम है सिग्नल्स को परसेप्ट करना, सिग्नल्स को लेना। तो सेम फ्रंटल लोब के अंदर जो सोमैटोसेंसरी एरिया है उसका भी काम यही है कि विसरल ऑर्गन से सारे के सारे सेंसेस को रिसीव करता है। समझ गए? जैसे एंटीना का काम सब परसेप्शन सिग्नल्स को रिसीव करना होता है, सेम ऐसे ही अपने बॉडी का जो एंटीना है वो कौन है? पैराइटल लोब के अंदर पाए जाने वाला सोमैटोसेंसरी एरिया। समझ गए? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है परसेप्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेंसेशन। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद आते हैं टेम्पोरल लोब पे। तो टेम्पोरल लोब जो होता है वो एक सेंसरी एरिया है, वो भी एक क्या है? सेंसरी एरिया है, जिसमें प्राइमरी ऑडिटरी एरिया और ऑडियो साइटिक एरिया होता है, जिसका काम है ऑडिटरी परसेप्शन को रिसीव करना। यानी किसी ने कुछ बोला तो बोलने के बाद में जो सेंसेशंस अपने कान में गई, उन सेंसेशंस को रिसीव करके और प्रोसेसिंग करना, एनकोडिंग करना, ये काम किसका है? टेम्पोरल लोब का काम है। किसका काम है? टेम्पोरल लोब। समझ गए? हमें सुनाई किस वजह से दे पा रहा है? कान तो एक जरिया है, लेकिन सुन कौन रहा है? ब्रेन सुन रहा है, टेम्पोरल लोब सुन रहा है। समझ गए? चलिए अगला आता है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब को हम विजुअल कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें विजुअल कॉर्टेक्स नाम का एक फंक्शनल एरिया होता है जो हेल्प करता है हमें दिखाने के लिए, चीज़ों को दिखाने के लिए। ठीक है, यानी विजुअल इंपल्सेस को रिसीव करने के लिए, परसेप्ट करने के लिए। समझ में आ गया? चलिए इसीलिए इंपॉर्टेंट था ये सेरिब्रम। अब बात करते हैं हम इसके फंक्शंस की। सेरिब्रम के फंक्शंस भी उतना ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है जितना हमने सेरिब्रम के बारे में पढ़ा। सबसे पहला फंक्शन, इट रिसीव ऑल दी सेंसरी स्टिमुलाई एंड कन्वे मोस्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस। यानी इसका काम होता है सभी सेंसेस को रिसीव करना और उसके लिए प्रतिक्रिया देना, रिएक्शन देना। ठीक है। सेकंड, इसका फंक्शन है इट इनिशिएट ऑल दी वॉलेंट्री मूवमेंट्स। यानी अपनी इच्छा के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं, जो मूवमेंट्स किए जाते हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करना, ये भी किसका काम है? सेरिब्रम का काम है। अगला है इट कोरिलेट एंड रिटेन द मेमोरी। मेमोरी को कोरिलेट या रिटेन करना। जैसे उदाहरण के लिए आप यूट्यूब पे कोई भी क्लास देख रहे हो या स्क्रॉल कर रहे हो, तो एकदम से मेरा फोटो आया आपके सामने, तो क्या होगा? अरे सौरभ सर आ गए ये तो आपने कैसे पहचाना? ये पहचाना आपने सेरिब्रम के द्वारा। कैसे पहचाना? सेरिब्रम के द्वारा, क्योंकि सेरिब्रम ने पहले से ही फिट कर रखा है, मेरा नाम आपके दिमाग में पहले से ही फिट कर रखा है, जिसको आप तुरंत देखते ही समझ जाते हैं, क्योंकि इसका काम मेमोरी को कोरिलेट करना भी होता है और मेमोरी को रिटेन, याद करके भी रखना होता है। समझ गए? चलिए अगला, इट कंट्रोल ऑल अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के सभी अदर पार्ट्स को भी ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सेरिब्रम के बारे में आज की क्लास कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं और जो आगे के टॉपिक्स हैं ब्रेन से रिलेटेड, और ब्रेन के जो पार्ट बचे हुए हैं, मैंने आपको 3 पार्ट और बताए थे, उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ में इस क्लासेस को आप शेयर करिए, बार बार कह रहा हूँ, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिगार्डिंग, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उससे कमेंट करिए, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूंगा और कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में उसका मैं आपको जवाब दे दूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।